हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी 2026 में क्या आउट परफॉर्म करने वाला है? क्या 2026 एक नए बिग बुल ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है? क्या 2026 में मार्केट आउट परफॉर्म करने वाला है या फिर ये ऐसा ही चलता रहेगा? तो आइए बिना रुके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। 2024 में निफ्टी ने 8.80, 2023 में 8 20.03%, 2022 में 4.33 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि 2015 में केवल निफ्टी ने -4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और इससे पहले निफ्टी ने -24% का नेगेटिव रिटर्न 2011 में और 2008 में। अगर आप स्टॉक मार्केट के इतिहास की खबर रखते हैं तो आपको पता होगा कि सन 2008, 2011, 2015 और 2020 ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर्स थे, क्योंकि इन सारे समय में, इन सब ईयर्स में निफ्टी ने या सेंसेक्स ने या स्टॉक मार्केट ने एक हैवी करेक्शन को फेस करा है और इस बड़े सदमे से अपने आप को बाहर उभारा है। तो जो भी आपको ये करेक्शन दिख रहा है, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये एक बड़े डिज़ास्टर या एक बड़े इवेंट के कारण ये आपको चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे ट्रेंड को, तो ये कहीं न कहीं कम बट ज़्यादा बट आपको एक पॉजिटिव वे में ही दिखेगा। आइए कुछ और आंकड़ों को एनालाइज़ करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के बिहाफ में हम ये बात करें कि वो कौन-कौन से ऐसे बड़े इवेंट थे जिसने मार्केट को बड़े-बड़े झटके दिए और उन झटकों से स्टॉक मार्केट बाहर निकल भी पाया। इन झटकों की शुरुआत होती है 1992 में हर्षद मेहता स्कैम से। इस समय मार्केट 38% गिरा और वापस 1 साल के अंदर ही इसने रिकवर कर लिया। दोस्तों, अगर हम बात करें केतन पारेख स्कैम या डॉट कॉम बबल क्रैश की, जो सन 2000-2001 में हुआ, इस समय मार्केट ने -56% का करेक्शन फेस किया, लेकिन जल्दी ही इस करेक्शन से भी वो बाहर निकल गया। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे मार्केट ने आउट परफॉर्म करा था। मतलब पूरे वर्ल्ड, अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की बात करें, तो पूरे ग्लोबल या पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोल सकते हैं कि मार्केट ने एक तरह से रिसेशन फेस किया था या बोल सकते हैं मार्केट ने करेक्शन फेस किया था। सेंसेक्स ने 22% करेक्शन को फेस किया था और 2020 को तो दोस्तों हम भूल ही नहीं सकते, मार्केट ने 37% करेक्शन को फेस किया। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन बिग इवेंट्स को हम इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर देखें, तो ये डेफिनेटली इट विल सॉ इन ए फॉलिंग वे। लेकिन क्या इससे इस पर्टिकुलर ट्रेंड को कुछ फ़र्क पड़ा? दोस्तों, जहाँ से इसने शुरुआत करी थी और जहाँ आज ये पहुँचा, इस ट्रेंड को पॉजिटिव ट्रेंड ही बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये वो सारी घटनाएँ हैं जिसके कारण मार्केट में एक उथल-पुथल मची थी और ये सबको पता है। बट आज के समय में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग इन घटनाओं को जानने के बावजूद भी मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का वातावरण नहीं बन पा रहा है? ऐसा कौन-सा रीज़न है जिसके कारण मार्केट में एक नेगेटिविटी छाई हुई है? आइए इस बात को भी समझते हैं। दोस्तों, आपके सामने एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी है। अगर हम एफआईएस की एक्टिविटी की बात करें, तो मार्केट में 2025 मार्च में आप देखें तो इन्होंने टोटल नेट 1717 करोड़ की खरीदारी करी। अगर हम एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करें, तो मार्च में एफआईएस ने टोटल 1717 करोड़ की नेट बाइंग करी। ऐसे ही नेट बाइंग आप देख सकते हैं टिल जून तक करी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जुलाई आया, मेजर कंसर्न स्टार्ट हो गया। एफआईएस की सेलिंग शुरू हो गए और एफआईएस ने धड़ल्ले से 47,000 करोड़ की बिकवाली कर डाली 1 महीने में। और दोस्तों, एक जुलाई का दिन है और एक आज का, ये बिकवाली थमने का नाम ही नहीं ले रहे हो। दोस्तों, 47,000, 46,000, 34,000, 2,000, 17,000 और दिसंबर के अभी शुरुआती वीक, फर्स्ट वीक में ही आप देख सकते हैं कि 6,000 के अराउंड में उन्होंने बिकवाली कर दी। दोस्तों, ये वो सारे कंसर्न्स हैं जिनके कारण लोग, या आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि डीआईएस ने इसके अगेंस्ट में एक बहुत हैवी खरीदारी की है, बट फिर भी एफआईएस की बिकवाली के सामने इनकी खरीदारी ने कोई भी सेंटिमेंट में सुधार का कोई अवसर नहीं दिया। दोस्तों, एक और बड़ा ट्रिगर है जिसके कारण भी ये सेंटिमेंट खराब हो रखा है। वो कौन-सा है दोस्तों? वो है रुपए के घटते वैल्यूएशन। दोस्तों, इसे भी हम एक चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम जनवरी की बात करें, तो डॉलर के अगेंस्ट में रुपए की जो वैल्यूएशन थी, वो 86 थी। मतलब अगर आप 86 रुपए देते हैं, तो आपको $1 मिलेगा। अगर आज की हम बात करें, तो ये वैल्यूएशन घटकर 89 हो गई है। मतलब $1 जो आपको $86 रुपए में मिलता था, आज वो 89 रुपीस में आपको मिल रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप $1,
कहने का मतलब है दोस्तों, पहले आपको $1 के लिए 86.23 रुपीस देने पड़ते थे, आज $1 के लिए आपको 89.47 रुपीस देने पड़ रहे हैं, यानी समहाउ अराउंड आप बोल लीजिए 90 रुपीस। तो दोस्तों, ये जो रुपए का आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू तो बढ़ रही है, बट एक्चुअली वैल्यूएशन घट रही है। तो ये जो रुपए का वैल्यूएशन घट रहा है, दैट इज अ बिग कंसर्न, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके एक पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव वाइब नहीं आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो जो हमारा सीपीआई और सीएफपीआई है, ये आप देख सकते हैं कि जो रेड है दोस्तों, ये फूड इन्फ्लेशन को दिखा रहा है, और जो ब्लू वाली है वो कंज्यूमर को दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो महंगाई है, जो ब्लू लाइन जिससे डिनोट होता है, वो देखिए धीरे 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 घटता जा रहा है। और फूड की अगर मतलब खाद्य पदार्थों की महंगाई की भी बात करें तो वो भी ग्राफ आप देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज अ पॉजिटिव साइन, मतलब देश में महंगाई कम हुई है। इस आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है। अगर ग्लोबल ग्रोथ की बात करें, अगर हम इस जीडीपी के टर्म में बात करें कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे भारत को किस तरीके से देखा जा रहा है इन टर्म ऑफ अदर कंट्रीज, तो अगर आप देखिए कि वर्ल्ड का जो पूरे वर्ल्ड का अगर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 2.8% है इन 2025, और 26 में फोरकास्टेड है 3.0, जो कि अगर हम इंडिया के टर्म में समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि 2025 में 6.2 जीडीपी ग्रोथ है, जबकि 2026 में 6.3, यानी कि जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीज यानी बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जो कि एक पॉजिटिव साइन को दर्शाता है। अगर हम दोस्तों जीडीपी के कॉरस्पॉन्डिंग पर कैपिटल इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1987 में जहां $347.85 था, आज 2025 की अगर हम बात करें तो समहाउ आप 2425 रुपए के अराउंड में आप पर कैपिटल इनकम है, जो कि अनुमान के तौर पे अगर आप बोले कि 2029-30 तक $4,500 पहुंचने का अनुमान है, जो कि आपके एक पॉजिटिव चीज को दर्शाता है कि आपके पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों में खर्च कर सकेंगे, और आपके देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंजम्पशन है, इन सब चीजों को सहारा मिलेगा, जो एक ग्रोइंग नेशन या आप बोल सकते हैं एक डेवलपिंग नेशन की एक पहचान होती है। अगर हम 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो आज इंडिया 5वें स्थान पे है। ये चौथा और पांचवा दोस्तों आपस में स्विच होता रहता है, क्योंकि इंडिया और जापान की जो टोटल जीडीपी है वो बहुत ही सिमिलर मतलब अमाउंट पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि 4.28 ट्रिलियन जापान है और 4.13 ट्रिलियन इंडिया है। तो ये इस आंकड़े के आधार पे आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर पे इंडिया पहुंच गया था, फिर 5 नंबर पे आ गया, और फिर आप देखेंगे कि वेरी सून इंडिया विल कम एट प्लेस 3। तो ये जो लार्जेस्ट इकोनॉमी के टर्म में हम बात करें तो इंडिया में ये भी पोटेंशियल है कि ये बहुत जल्द 5 ट्रिलियन को टच करने वाला है, और आपको ये ग्रोथ भी दिखने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव सेंटिमेंट को दर्शाता है। दोस्तों, इन सारी घटनाओं के आधार पर हम उन सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, उन सेक्टर को समझने का प्रयास करेंगे जो आगे चल के बेहतर कर सकते हैं या जिनके अंदर बेहतर करने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। तो आप कभी भी किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले आप अपने स्वयं का एनालिसिस करें या फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। दोस्तों, इन आंकड़ों के सहारे अगर हम समझने का प्रयास करें कि किन सेक्टर्स में बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों डिफेंस। आप देख सकते हैं कि 2013-14 में जहां डिफेंस 2.53 लाख करोड़ का बजट था, आज 2025-26 में इस बजट को बढ़कर 6.81 हो गया, और आगे चल के शायद आप इसे और बड़ा एक यहाँ पे बार देखेंगे। दोस्तों, ये इंक्रीज 2.6x का इंक्रीज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया अपने आप में सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है, और आप जो रिसेंट में देख ही सकते होंगे कि जियोपॉलिटिकल्स जो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन हो, इंडिया चाइना का रिलेशन हो, या ग्लोबल लेवल पे आप देख सकते हैं अमेरिका रसिया या रसिया यूक्रेन, ये सब लेवल पे आप देखेंगे तो कहीं न कहीं डिफेंस को लेकर लोगों की जो कंसर्न्स हैं वो बढ़े हैं, और इन सब चीज़ों पे बजट हर नेशन का बढ़ा है। तो ये वो सेक्टर है जो कि आगे चल के आउट परफॉर्म करने की पूरी संभावना है। इसके लिए आपको सरकार, बजट और सरकार का फोकस किन चीज़ों पे जा रहा है, बजट में डिफेंस को किस तरीके से वैल्यूएशन दी जा रही है, ये सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी होगी, और इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरा सेक्टर दोस्तों बनता है स्पेशलिटी केमिकल का। आप देख सकते हैं जहां 2024 में $769 बिलियन का इसका टोटल मार्केट कैपिटल था, जो 2029-30 में फोरकास्टेड है कि ये 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो अगर सही मायने में देखें तो हर जगह स्पेशलिटी केमिकल का यूज़ है। कहीं न कोई भी आपके घर में
60-70% मतलब खाने-पीने या बहुत सारे रख-रखाव की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उन सब में कहीं न कहीं आपको स्पेशलिटी केमिकल का यूज़ दिखेगा। तो स्पेशलिटी केमिकल की संभावनाएँ अनंत हैं और आगे चल के ये और बढ़ने ही वाली है। तो इस सेक्टर और इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स पे भी हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किन सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों एआई। दोस्तों, मैं नहीं मानता कि एआई कोई सेक्टर है। मैं मानता हूँ कि एआई हर एक सेक्टर के अंदर है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ एआई नहीं है। मतलब चाहे आप एग्रीकल्चर ले लें, चाहे फार्मा ले लें, चाहे आईटी ले लें, चाहे फाइनेंस ले लें, आज ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहाँ एआई और उसकी भूमिका नहीं दिखेगी आपको और आगे चल के ये भूमिका और बढ़ने वाली है। जहाँ कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने और एक्यूरेसी को पहुँचाने के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है, वहीं सेम हेल्थ के सेक्टर में हेल्थ की सुविधाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई से नई-नई चीज़ों को खोज की जा रही है। अगर आर-एन-डी की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। हर एक सेक्टर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर आईटी हो, फाइनेंशियल हो, बैंकिंग हो, हर एक सेक्टर में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। और मुझे जो समझ में आता है दोस्तों, शायद आज जो हम एआई यूज़ कर रहे हैं और आने वाले 5 से 10 साल में जो हम एआई यूज़ करेंगे, वो दोनों एआई भी अपने आप में इतना डिफरेंट होगा कि शायद एट दैट टाइम यू विल लाफ कि आप जो यूज़ करते थे 10 साल पहले एआई। मतलब सिमिलरली जो अगर आप देखते होंगे कि कोई पहला कंप्यूटर आपको बना हुआ अगर आपको अभी दिखाए कि ऐसा पहला कंप्यूटर बना था, तो आपका रिएक्शन एक अजीब-सा आएगा कि क्या ये बना दिया था उन्होंने इस टाइप से। बट जस्ट इमेजिन कि जब वो बना था तो वही इनोवेशन था। द सिमिलर वे एआई जो आज आपको दिख रहा है शायद इनोवेशन दिख रहा है, लेकिन कल जब एआई का एक्चुअल प्रारूप आएगा जो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आएगा, तो शायद आप आज इस एआई को सोच के हँसोगे। तो आप सोच सकते हो कि इस एआई का इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है। तो इस एआई सेक्टर्स के कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, एआई सेक्टर पे गवर्नमेंट का क्या विज़न है, किस तरीके से एआई परफ़ॉर्म कर रहा है और किन सेक्टर्स पे एआई का ज़्यादा फ़ोकस होने वाला है, इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, केवल इतने ही सेक्टर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, जिन पे भी हमें फोकस रखना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल, पावर एंड रिन्यूएबल, ऑटो एंसिलरीज़, पीएसयू बास्केट्स। पीएसयू स्टॉक्स के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये अंडर वैल्यूड है। आपको गवर्नमेंट का फोकस हमेशा ध्यान रखना होगा कि किन सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा कि रेलवे पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस आया, डिफेंस पे आया। इसी तरीके से आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। रेगुलरली आपको चीज़ों को पढ़ना होगा कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ जा रहा है और इसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों बजट। बजट में किस तरीके से फंड एलोकेशन होते हैं और बजट में कमेंट्री क्या होती है। ये पूरे साल या बोल सकते हैं कि जो 5 ईयर प्लानिंग होता है, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसलाइन होता है, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट वे में दिखती हैं। जो बड़े-बड़े एनालिस्ट इन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे चल के एक अच्छा रिटर्न पाते हैं। दोस्तों, ये मैंने इंडिया के कुछ टॉप इन्वेस्टर्स की लिस्ट बनाई है। इसमें राकेश झुनझुनवाले सर तो नहीं रहे, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि ये एक मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इस बात को समझें कि इन सब चीज़ों में या इन सब व्यक्तियों में ऐसा क्या था, ऐसा क्या कॉमन था जो इनको इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल किया। तो दोस्तों, वो था इन सब का भारत के डेवलपमेंट के प्रति विश्वास। भारत के अंदर डेवलपमेंट की असीम संभावनाएँ हैं। ज़रूरत है इन असीम संभावनाओं को तराशने की। आपको इस बात पे नज़र रखनी होगी कि किन सेक्टर में संभावनाएँ हैं, गवर्नमेंट का फ़ोकस कहाँ है, किन सेक्टर को बजट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किन सेक्टर्स पे बजट किस तरीके से एलोकेट किया जा रहा है, कहाँ बजट की राशि कम है, कहाँ बजट की राशि ज़्यादा है, पहले कितना बजट खर्च होता था, आज के डेट में कितना खर्च हो रहा है। इन सारे आंकड़ों को आपको एनालाइज़ करना होगा और सेक्टर के साथ, उस सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के साथ कंपेयर करना होगा। तब जाके आप अपने आप को एक सफल निवेशक की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं, जो कि 2026 की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रणनीति को तैयार करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक भी वीडियो आपसे छूट ना पाए, इस चैनल को रेगुलरली वॉच करें और वीडियोज़ को देखते रहें। Like, subscribe, and press the bell icon. Till that, be safe, stay healthy, and be invested.